साथियों नमस्कार। जोश नीट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे टीम के द्वारा पेपर 1 भी कराया जा रहा है, तो इससे आप सतत जुड़े रहेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप इससे जो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और PYQ के सीरीज में आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 70 तक क्वेश्चन देखा था, अभी वर्तमान में हम लोग 71 से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सेकंड कह रहा है कि 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। सी कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। डी कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ये तो एकदम 110% साथियों सही है। ई कह रहा है कि गांधी जी सिद्धांत पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे। अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री के अगर जानकार होंगे, अगर पढ़े होंगे, तो आपको इतना जानकारी होगी कि गांधी जी जो थे पृथक निर्वाचन के मंडल के समर्थक नहीं थे, विरोधी थे। तो ई ऑप्शन तो आप इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, ई तो कट गया मेरा। तो ई कटने से हमारा ऑप्शन कौन कौन चला गया, 2 और 3 चला गया, क्योंकि इस दोनों में ई ऑप्शन है। तो अब आंसर या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब इसमें से देख लेते कि कौन 1 होगा कि 4 होगा। महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जहाँ तक हमें जानकारी है साथियों कि ये 1863 नहीं, यहाँ पे 1863 होगा। तो ए ऑप्शन कट जाता है। अगर ए ऑप्शन कट जाएगा तो ये कट गया, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CD आंसर यानी कि 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। तो यह पूछा कि यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है इसमें धातु सेन का है। ये फैक्चुअल है और आपको याद रखना होगा कि ये कथन धातु सेन का है। ये स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों 73 पे। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी राज रासों के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो सत्य नहीं है। तो 73 में इसमें पढ़ेंगे 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, नहीं मालूम। मुख्य छंद कवि छप्य दोहा तोमर टोटक गाहा और आर्या है, ये सही है साथियों। 69 समय सर्ग या अध्याय है। डी देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवर दाई के पुत्र कलहर नहीं साथियों, यहाँ पे जलहर है। जलहर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच कर दिया गया है। कलहर के जगह पे जलहन है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो डी यहाँ पे ऑप्शन किस किस में है। डी ऑप्शन 1 2 तो कट गया। डी या तो आंसर 3 होगा या तो 4 होगा। 73 का वैसे आंसर 4 है, आयोग ने 4 आंसर दिया है। तो डी इसका आंसर आप लोग मार देंगे, यानी कि डी और ई। पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा रासा में वर्णित घटनाओं तथा संवंतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं।
ये यहाँ पे नहीं निगेशन दिया है, तो एक हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि नहीं दिया हुआ, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन को गलत करने के लिए नहीं यहाँ पे जोड़ा है। तो आंसर डी और ई के आधार पे आप 4 आंसर हो जाए। आप 74 क्वेश्चन चल रहे हैं। 74 क्वेश्चन बहुत इजी है, वन लाइनर है कि बीजक में संकलित रामायणियाँ किस छंद में लिखी गई है। तो रामायणियाँ जनरली हम लोग जानते हैं कि जो लिखा गया बीजक वो दोहा में लिखा गया है, लेकिन आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है 3 और 4 दिया गया है, यानी कि दोहा और चौपाई। तो इसके आधार पे ऑप्शन 3 और 4 दोनों आंसर होगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। 75 में तीसरी कसम कहानी के उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में कह रहा है कि आपको सजाने के लिए कह रहा है, व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आयोग जो है आपसे मतलब क्रोनोलॉजी को पूछ रही है। क्रोनोलॉजी इसलिए आप लोगों को कहानी पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन, और हमारे ही चैनल पे इसको मतलब पढ़ाया जाएगा टीम के द्वारा। तो आप लोग जुड़े रहेंगे और इससे आपका पूरी कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका पढ़ते हैं कि कैसे क्रोनोलॉजी कैसे होगा। 75 का क्रोनोलॉजी में वैसे आयोग के अनुसार आंसर यहाँ पे डी दिया गया, यानी 4 आंसर दिया गया है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे आंसर होगा। चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगर गारी बहुत मिलेगी। हाँ, ये फर्स्ट ही टाइम में यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे कुछ कहानी शुरुआत होने के बाद ही ये लाइन आ जाती है। इस हीरामन ए हो गया। अब डी देखते हैं। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रहा है। सेकंड ये है। बी है, इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। तीसरा में ये है बी। अब फोर्थ में, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये फोर्थ में आएगा। फिफ्थ में आएगा, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। लास्ट में आपको ये है ई 5 में। इसी तरह से इसको सजाने पे ए डी बी सी ई मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके पास आएगा। 76 देखेंगे। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम यानी यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है। 76 का आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो 3 दिया गया है, यानी डी। पहले डी आएगा। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यहाँ से पहले ये लाइन आएगी अभिव्यक्ति वाली, यानी फर्स्ट ये। बी फिर सेकंड ये है, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, 2 ये है। तीसरा में ई ऑप्शन है, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तीसरा ये है। चौथा में ये है, तब कहीं देखने को मिलेगी बाहें। और सी जो लास्ट है 5वां ये है, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। तो इस तरह से आप लोग क्रोनोलॉजी देख करके और इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 77 हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसके आधार पे देखें हम लोग कि ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। ये सही है, एकदम सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है, ये भी सही है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती, ये भी सही है। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ये लाइन जो है ना थोड़ा रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि ह्रस्व से दीर्घ की ओर, उसे प्लुत कहते हैं। प्लुत का वैसे देखेंगे तो इसमें जो है ना इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। अब 70 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 इसमें कह रहा है बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है
बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ये लाइन अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये फैक्चुअल है, आप लोग याद रखेंगे। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो कि ये लाइन एग्जैक्ट किसके द्वारा कहा गया है, तो अगर ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो तो उनको आप लोग टिक लगा सकते हैं। 70-80% चांस है कि आपका ऑप्शन सही होगा। 79 क्वेश्चन कर रहा है, अंधेर नगरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आयोग के द्वारा एनटीए का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका पूछ रहा है कि इसमें नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम पूछ रहा है। यहाँ पर भी अंक जो है उसके अंक का सही क्रम पूछ रहा है। तो पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें अंक आपको याद रख लेना है, अंकों का क्रोनोलॉजी याद कर लेना है। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे 79 में क्रोनोलॉजी अगर देखें तो सबसे इसका आंसर 4 है। अब देख लेते कि कैसे कैसे है। पहले तो सबसे पहले बाह्य प्रांत से स्टार्ट होता है, इसका मतलब एक नंबर पे ये है। दूसरा नंबर पे बाजार आता है। तीसरे नंबर पे जंगल की चर्चा है। चौथे पे राज्यसभा है और डी में अरण्य है, यानी कि 5वां। और छठा एक जो है वो छठा 6 जो है 6 में शमशान की चर्चा है। शमशान, आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इसमें शमशान के लास्ट में चर्चा है। तो इसी आधार पे आप लोग क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कि 80 क्वेश्चन कर रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पे आलोचक का पूछ रहा है। तो अगर आप लोग को पता होगा कि आलोचक कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्य के आलोचक है, तो एक तो डॉक्टर नागेंद्र है, दूसरा नामवर सिंह है, थर्ड में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, फोर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं जो कि महत्वपूर्ण आलोचक है। तो इसमें अगर आपको वैसे भी अगर नहीं जानकारी हो तो आप देख लेंगे कि इसमें आलोचक है कौन महत्वपूर्ण। तो इसमें देखने पे ऐसा लगता है कि नामवर सिंह आलोचक है, अच्छे आलोचक है। तो आपको अगर नहीं भी पता हो तो इसका आंसर आप लोग ऐसे भी टिक कर सकते हैं और क्वेश्चन कम जानकारी में भी अधिक सही कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।